अब इसके बाद हम जर्मा 66 की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। दरअसल ये जो जर्मा 66 है, इनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है जिस पर ये लोग राज कर सकें, लेकिन जर्मा 66 अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। इसी वजह से इनके पास ऐसी छोटी छोटी शिप्स हैं जो कि आपस में जब मिलती हैं तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जगह को यहाँ पर खड़ी कर देती हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। और जर्मा 66 के इस किंगडम में ज्यादातर सिर्फ मेल्स ही हैं और सभी मेल्स यहाँ पर सोल्जर्स होते हैं और इन सभी सोल्जर्स का बस एक ही काम होता है, दिन भर ट्रेनिंग करना और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। और सांजी ऊपर से इन सभी को ट्रेनिंग करता हुआ देखता है। तभी रेइजो भी यहाँ पर आ जाते हैं। हे, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अभी किसी से भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। तुम 13 सालों के बाद अपनी बहन से मिल रहे हो और तुम्हारे पास उससे बात करने के लिए 2 मिनट भी नहीं है। लगता है तुम यहाँ पर आकर जरा सा भी खुश नहीं हो सांजी। तभी सांजी की नजर अपने पिता के फोटो पर जाती है जिसमें कि इसने 4 राजाओं को हरा दिया था और उनके सर के ऊपर खड़ा था। और जब सांजी के पिता ने नॉर्थ ब्लू को कॉन्कर किया था तो वहाँ के 4 राजा उन सभी को इस बंदे ने बहुत बेरहमी के साथ मार दिया था। ये लोग बार बार रोते हुए रहम की भीख मांग रहे थे, पर सांजी के पिता ने जरा सा भी रहम नहीं दिखाया। और सांजी के पिता बहुत ही ज्यादा खूंखार और एक नंबर की बेरहम इंसान है। तुम भी एक विंसमुख हो सांजी, तुम्हारे अंदर भी हमारा वो रॉयल ब्लड है, तो क्यों ना अपने खून का फायदा उठाया जाए। तुम्हें हमारे साथ रहकर सब कुछ हासिल हो जाएगा जो कि तुम्हें अब तक नहीं मिला। तो अपने दोस्तों के साथ स्टूपिड सा पायरेट वाला गेम खेलना बंद कर दो। मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। तभी सांजी के पिता यहाँ पर आ जाते हैं और अपने फादर को देखकर सांजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और सांजी के पिता का नाम है विंसमुख जज, जो कि जर्मा किंगडम का किंग है। तुम मेरे बेटे हो, पर तुम में मेरा बेटा होने की कोई भी काबिलियत नहीं है। खबरदार, अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा कहा तो मेरे पिता कोई और है। विंसमुख सांजी के सामने आ जाता है और एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते हैं। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही गुस्सा है तो बाहर आओ, जरा हाथापाई करते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा जोश है। आखिर तुमने यौन जी के साथ क्या किया है? वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो भला तुम उसे चोट कैसे पहुंचा सकते हो? इसका जवाब सिंपल है और वो ये है कि मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अब इसके बाद हम लूफी को देखते हैं और अभी लूफी जंगल में अकेला भटक रहा होता है और अभी लूफी को एग्जिट का रास्ता नहीं मिल रहा है। और जर्मा किंगडम में चारों तरफ ये खबर फैल जाती है कि विंसमुख जज और उनके बेटे सांजी के बीच में एक फाइट की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और ये दोनों आपस में फाइट करने वाले हैं। और यहाँ पर सांजी ने अपने डियाब्ले जैम्बो के अटैक का यूज करके योनजी के चेहरे का पूरा नक्शा ही बिगाड़ दिया था, जिसके बाद इसका डॉक्टर हथौड़े से मार मार कर इसके फेस को नॉर्मल कर देता है। और सांची ने मुझ पर हमला किया, इसकी कीमत उसे चुकानी ही होगी। और यहाँ पर सांजी और इसके फादर एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इनके बीच में बैटल शुरू हो जाते हैं। और सांजी बहुत इजीली अपने पिता के हर एक हमले को डॉज कर रहा था, जिसे देखकर आसपास के सोल्जर्स भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि सांजी अपने पिता के हर एक हमले को डॉज कर पा रहा है। और कमाल की बात यह है कि उसने इस वक्त कोई रेड सूट भी नहीं पहना है। और सांजी अपने पिता से कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं ये शादी नहीं करने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है बिग मॉम ऐसा कभी भी होने देगी क्या? अगर तुमने इस शादी से इनकार किया तो उससे यही लगेगा कि विंसमुख अपने वादे से मुकर जाता है और उसे धोखा दे रही है, जिससे हमारी पूरी रेपुटेशन खतरे में आ सकती है। और दोनों एक दूसरे पर हमला करके बहुत ही बुरे तरीके से लड़ने लगते हैं। मैं अगर यहाँ पर किसी के लिए आया हूँ तो बस अपने फ्रेंड्स की सेफ्टी के लिए है। तुम्हारे साथ क्या होता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस एक बार ये स्टूपिड सी टी पार्टी खत्म हो जाए, मैं दोबारा से अपने दोस्तों के पास लौट जाऊंगा। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम यहाँ पर अपनी फैमिली को छोड़कर चले जाओगे? हाँ, वो भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में। तुम लोग कभी भी मेरी फैमिली थे ही नहीं। और सांजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सांजी पास्ट का एक सीन याद करता है। सांजी जब बहुत ही ज्यादा छोटा हुआ करता था तब इसे कुकिंग का बहुत ही ज्यादा शौक था और सांजी एक केक को प्रिपेयर करता है, लेकिन तभी इसके तीनों भाई यहाँ पर आ जाते हैं इसे परेशान करने और इसका केक लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और योनजी सांजी को एक जोरदार किक मार के एक दीवार से भिड़ा देता है। जो लोग घायल होते हैं वो कभी भी किसी के लिए खाना नहीं बनाते हैं। क्या कहा तुमने? मुझे मेरा बनाया हुआ खाना अभी के अभी वापस करो। लेकिन तभी सांजी का भाई इसे पकड़ता है और जमीन पर लेटाकर इस पर मुक्के मारने लगता है और इसे मार मार कर इसकी बुरी हालत कर देता है। और बाकी के इसके दोनों भाई बस बेशर्मों की तरह हंस रहे थे। तुम एक नंबर के फेलियर हो सांजी और हमारे भाई कहलाने के लायक नहीं। और ये सब सुनकर सांजी रोने लगता है। तब इसके पिता और रेइजो भी यहाँ पर आ जाते हैं। फादर प्लीज मेरी मदद कीजिए, ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। अगर तुम अपने लिए खड़े नहीं हो सकते और खुद की रक्षा करने के काबिल नहीं तो मैं तुम जैसे कमजोर की मदद क्यों करूँगा? हाँ, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने में मेरा कोई फायदा नहीं। और इस छोटे से सांजी से इतनी बड़ी बात जब कही जाती है तो सांजी का दिल टूट जाता है। पर फादर आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम हमारी फैमिली के नाम पर बस एक धब्बा हो सांची। पिद्दी कहीं का। और इसका फादर ऐसे ही इनके साथ पिटता हुआ इसे छोड़ जाता है और रेजू भी हंसते हुए यहाँ से चली जाती है। और ये तीनों भाई मिलकर सांजी को पीटना शुरू कर देते हैं। ये दोनों सांजी का हाथ पकड़ते हैं और योनजी पीछे से आकर सांजी पर एक जोरदार हमला करता है और इसे दीवार में गड़ा देता है और सांजी को बहुत ज्यादा मारा जाता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। अच्छा, तो तुमने पुराने दिनों की बातों को अभी भी अपने दिल में रखा है? हाँ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और विंसमुख अपनी सोड का यूज करके सांजी पर हमला करता है, लेकिन सांजी अपने पैर से ही उसे रोक लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तभी सांजी
सांची के पिता एक स्वॉर्ड देकर इसे कहते हैं। मैं बराबरी का मुकाबला करना चाहता हूँ, इसलिए तुम भी मेरे साथ स्वॉर्ड से लड़ोगे। सांची उस तलवार पर एक जोरदार किक मारता है जो कि इसके फादर के कान के पास से गुजरती है और जाकर एक वॉल के अंदर घुस जाती है। मेरे हाथ बस कुकिंग के लिए हैं, ना कि किसी हथियार को उठाने के लिए। और ये सब देखकर सांची के पिता और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। क्या तुम आज भी उन चूहों के लिए खाने बनाते हो? सच में तुम हमारे परिवार पर एक धब्बा हो सांची। जिस पर सांची कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और रेचू सांची को अपने लिए फाइट करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। लगता है हमारा सांची अब थोड़ा ताकतवर हो चुका है। और विंड स्मोक अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके हवा में जंप लगा देता है। तुम कभी भी हमारी टेक्नोलॉजी के सामने नहीं जीत सकते सांची। और ऐसा बोलकर हवा में जंप लगा के एक एरियल अटैक परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम लोगों के लिए मेरा पैर ही काफी है। और सांची डियाब्लो जैम्बो यूज करता है और घुमाकर एक एक सीधा अपने फादर पर मारता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि इसके पिता भी कम नहीं होते हैं। सांची का दूसरा पैर पकड़ते हैं और इसे हवा में उछालकर नीचे जमीन पर पटक देते हैं और सांची नीचे जमीन पर घिसड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और तेजी से उड़ते हुए इसके पास जाते हैं। ये है वॉर एडवांस साइंस। और सांची के पिता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गेट ब्लास्टर नाम का अटैक यूज करते हैं जिससे सांची को एक फ्लाइंग जेट बनाकर सामने वाली दीवार पर जाकर भिड़ा देते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग सोचने लगते हैं कि शायद सांची हार चुका है। लेकिन सांची मस्त यहाँ पर कूल तरीके से कहता है, लिटिल सांची, मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या रॉयल्टी होना तुम्हें किसी से जबरदस्ती इज्जत दिलवा सकता है क्या? क्या तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड कोई भी अच्छी मेमोरीज मौजूद है क्या? जिस पर सांची अपने मन में सोचता है कि नहीं। और सांची के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर सांची को एक जेल जैसी जगह में कैद करके रखा होता है और इसके चेहरे पर एक मास्क भी डाला जाता है जो कि लोहे से बना था। पिताजी, हेलो, कैसे हैं? लेकिन कोई भी इसे बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आता है और छोटा सांची बस वहाँ पर रोते रहता है। और प्रेजेंट में सांची कहता है कि माफ करना छोटे सांची, पर तुमने बहुत ज्यादा सफर किया है। अब और नहीं, आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा दूंगा कि अब से तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। और तभी इसके पिता तेजी से सांची पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी सांची भी अपने अटैक को यूज करता है और डियाब्लो जैम्बो अटैक का सबसे पावरफुल फॉर्म यूज करता है, जिसे देखकर इसके पिता भी समझ जाते हैं कि इसे ये हैंडल नहीं कर पाएगा। और जैसे ही सांची इसकी तरफ आगे बढ़ता है तब इसके पिता कुछ सोल्जर्स को इमीडिएटली अपने सामने बुला लेता है और इन सभी को अपने सामने देखकर सांची भी हैरान हो जाता है। हट जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। और तभी पीछे से सांची के पिता उनमें से एक के पेट में अपने उस भाले को घुसा देता है और ये देखकर सांची की लड़ने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो जाती है और ये भाला इस बंदे के पेट से निकलते हुए सीधा सांची के पैर से जाकर टकरा जाता है। लेकिन सांची निराश हो चुका था और इसके पिता का एक अटैक ही सांची को हरा देता है और सांची हवा में उड़ जाता है। और यहाँ पर लूफी अभी भी इस फॉरेस्ट में नामी और बाकी सभी को ढूंढ रहा होता है। और तभी फॉरेस्ट के जितने भी ट्रीज और बाकी सभी क्रीचर्स होते हैं ये लोग इस बात का पता लगा लेते हैं कि लूफी यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्यों ना हम सभी मिलकर इसे दबोच लेते हैं। जिसके बाद सभी लोग लूफी पर अटैक कर देते हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं कि लूफी को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है और लूफी इजीली उनके हर एक हमले को बहुत आसानी से डॉज कर जाता है। इसके बाद हम पेड्रो और ब्रूक को देखते हैं जहाँ पर ये लोग अंडर वाटर के जरिए से होलकिक आइलैंड की दूसरी साइड पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जाकर ये लोग रोड पोनीग्लिफ को चुराने वाले हैं। और तभी पेड्रो कहता है कि जैसे ही अंधेरा छा जाएगा हम इसका फायदा उठाते हुए बिग मॉम के कैसल में घुस जाएंगे। जिसके बाद ये लोग सिटी में अपना फेस बदल कर एंटर हो जाते हैं। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। पेड्रो आगे जाता है। अरे ये क्या, मैं पता लगा कर आता हूँ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। आज की ताजा खबर ये देखिए। और न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं कि फ्रंट पेज पर ही जिम्बे की फोटो छपी हुई थी और यहाँ पर लूफी अभी भी जंगल के अंदर भटक रहा होता है और चलते चलते लूफी सीधा उसी जायंट के पास आ जाता है। मेरी मदद करो प्लीज, मेरे सर पर कुछ लगा हुआ है, क्या तुम इसे मेरे लिए हटा दोगे प्लीज? और रोने लगता है। और जैसे ही लूफी इसके सर पर लगे इस स्फीयर को बाहर निकालता है तो इसे नीचे चॉपर खड़ा हुआ नजर आता है। अरे ये क्या भाई, चॉपर है भाई, चॉपर है नामी का है। और यहाँ पर रेजो सांची की इंजरीज को फिक्स कर रही होती है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतना ज्यादा बदल चुके हो सांची। हे मुझसे दूर हट जाओ, बस एक बार टी पार्टी खत्म हो जाए उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी सांची के पिता भी यहाँ पर आ जाते हैं। मुझे लगा था कि इतने सालों में आप थोड़ा सा तो बदल ही चुके होंगे, लेकिन सारा खुद को देखिए, आप तो पहले से भी ज्यादा गिरे हुए बन चुके हो। आपने अपने ही सोल्जर की जान ले ली। बच्चे मुझे गलत समझने की कोशिश मत करना, जो कुछ भी हुआ ये हमारे सोल्जर्स की वफादारी का हिस्सा है। हमारे सोल्जर्स हमारे लिए इतने ज्यादा वफादार हैं कि एक इशारे में हमारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ। हाँ वो तो देख ही रहा है, आपका तो शुरू से यही सपना रहा है ना कि आप नॉर्थ ब्लू को कॉन्कर करना चाहते हो, पर आपने दम नहीं कि अकेले अपने दम पर पूरे नॉर्थ ब्लू को कॉन्कर कर सके, इसलिए तुमने बिग मॉम पायरेट्स के साथ हाथ मिला लिया है। और यहाँ पर खड़े हुए आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, जाइए जाकर अपना सपना पूरा कीजिए। हाँ मैं उस सपने को पूरा करूंगा सांची, लेकिन बिग मॉम के साथ अलायंस करने के लिए उसने मेरे सामने एक शर्त रखी है और वो ये है कि बिग मॉम मेरे साथ एक ब्लड रिलेशनशिप चाहती है
जिसका मतलब है कि अगर मुझे बिग मॉम के साथ अलायंस करनी है तो मुझे अपने बेटों की शादी उसकी किसी डॉक्टर के साथ करनी होगी, और मेरे बाकी के बच्चे जो कि मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं, तो मैं अपने इन बच्चों की शादी उस पागल बिग मॉम के बच्चों के साथ थोड़ी ही करवाऊंगा। लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि हाँ, मेरा तो एक और बेटा है ना, जो कि हमारी फैमिली के नाम पर एक धब्बा है। ये सुनकर सांजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम एक नंबर के फेलियर हो सांची, लेकिन आज तुम्हारी जिंदगी का पर्पस तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम हमारी फैमिली के लिए खुद को सेक्रीफाइस करोगे सांची, उस पागल औरत की बेटी से शादी करके। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारे लिए मेरी राय कभी भी नहीं बदलेगी। तुम कल भी मेरे बेटे बनने के लायक नहीं थे और आज भी नहीं हो। और तभी रईजू सांजी के हाथ में 2 ब्रेसलेट्स पहना देती है। ये क्या कर रही हो, पागल हो क्या? और ये क्या चीज है? तुमने कहा था ना, तुम्हारे हाथ तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सांजी। तुमने सेलेस्टियल ड्रैगन्स को तो जरूर देखा होगा, और उनके स्लेव्स के गले में एक कॉलर जैसी चीज होती है, जिससे कि अगर वो भागने की कोशिश करते हैं तो उनके गले में जो कॉलर होता है वहीं पर ब्लास्ट कर जाता है। ये ब्रेसलेट्स भी बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो ये फट जाएंगे और तुम्हारे हाथ किसी काम के नहीं रहेंगे सांजी। ये तो पागलपन है। हाँ, ऐसे पागलपन ही समझो। और ये बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना कि मैं इन्हें खोल दूंगा। मेरे पास इनकी चाबी नहीं है, क्योंकि बिग मॉम ने खुद ही इन हैंडकफ्स को मुझे दिया है और इनकी चाबी बस उसी के पास है। सांजी इन्हें खोलने की कोशिश करता है और सांजी बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाता है। भले ये हैंडकफ्स तुम्हारे हाथ में ना भी होते सांजी, तो भी तुम यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास मेरी पूरी जर्मा 66 की आर्मी है, जो कि तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने नहीं देगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी होकर रहेगी। और यहाँ पर लूफी चॉपर का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ देर तक आगे बढ़ते ही चॉपर भी गायब हो जाता है। तभी से नामी दिखाई देती है। अरे नामी! लेकिन नामी भी से देख कर गायब हो जाती है। तभी लूफी को नामी, कैरेट, सांजी, इवन की पुडिंग भी नजर आने लगती है। और ये सब देखकर लूफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके सामने सभी लोग आ जाते हैं और लूफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। भाई, ये चल क्या रहा है यार? नामी, भाग क्यों रही हो? और यहाँ पर सांजी अपने हाथों को देखकर अपने अतीत को याद करता है, जब ये बाराती में मौजूद था, जहाँ का हेड शेफ, जो कि सांजी को अपने बेटे की तरह प्यार करता था, सांजी के हाथों के ऊपर बरम पट्टी लगाते हुए कहता है कि ये तुमने क्या किया। और सांजी को एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि एक बात कान खोलकर सुन लो, ये हाथ किसी पर उठाने के लिए नहीं बने हैं, और खबरदार अगर तुमने दोबारा से अपने हाथों का यूज फाइट करने के लिए किया। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सांजी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और इसे समझ में नहीं आता कि अभी से क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी सांजी इस आइलैंड को छोड़कर जाने की कोशिश करेगा तो ये हैंडकफ्स ब्लास्ट कर जाएंगे और सांजी के हाथ किसी काम के नहीं रहेंगे। और सिटी के अंदर चारों तरफ यही खबर फैल जाती है कि फर्स्ट सन ऑफ द सी यानी कि जिम्बे ने बिग मॉम पायरेट्स के क्रू को छोड़ दिया है, जो कि किसी धोखे से कम नहीं। इसलिए बिग मॉम पायरेट ने इससे कीमत भी मांगी थी, लेकिन जिम्बे उसकी कीमत को अदा नहीं कर पाया। और आम सिटीजन्स जब इस न्यूज को सुनते हैं तो ये जिम्बे का मजाक उड़ाकर कहने लगते हैं कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है, इसने मामा के क्रू को छोड़ दिया, जबकि इसके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद था। हम सब उसकी कितनी ज्यादा इज्जत किया करते थे, लेकिन वो तो एक नंबर का धोखेबाज निकला, जिसने की मामा को छोड़ दिया। और सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और ब्रूक और पेड्रो भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। ब्रूक उस न्यूज़पेपर को देखता है। जिम्बे, मुझे पता नहीं था कि तुम बिग मॉम पायरेट्स के लिए काम करते हो। मैं समझा, बिग मॉम फिशमैन आइलैंड को क्यों प्रोटेक्ट कर रही थी। अरे ये तो फॉर्मर वॉरलॉर्ड है ना, आखिर इसके जैसा इंसान बिग मॉम का सबऑर्डिनेट कैसे हो सकता है? क्या तुम इसे जानते हो ब्रूक? हाँ, मैं इसे जानता हूँ। और ब्रूक को जिम्बे के द्वारा कही गई वो बातें याद आती हैं, जब इसने कहा था कि स्ट्रॉ हैट, मैं इस वक्त तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनसे मैं एक बार आजाद हो जाऊँ उसके बाद मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। और ब्रूक समझ जाता है कि इस वक्त जिम्बे यही सब जिम्मेदारियों से खुद को आजाद करने में लगा हुआ है। तभी पेड्रो ब्रूक को बुलाता है कि जल्दी से इधर आओ। और पेड्रो दिखाता है कि पुडिंग इस वक्त तमागो के साथ बात कर रही होती है, और ये वही बंदा है जिसे कि हमने पैकॉम्स के साथ देखा था। और पुडिंग तमागो के साथ फंस कर रह जाती है, क्योंकि ये बंदा यहाँ पर इसकी शादी के लिए इसे कुछ कपड़े सिलेक्ट करने के लिए कह रहा होता है। अरे ये क्या, पुडिंग यहाँ पर क्या कर रही है? इससे तो अभी लूफी और बाकी सभी के साथ होना चाहिए था। लगता है इसके साथ तो फंस चुकी है, और अगर पुडिंग यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि सांजी को मालूम ही नहीं है कि हम सभी लोग उसे बचाने के लिए हुल की आइलैंड आ चुके हैं। तो फिर वो सांजी कौन है जिसे लूफी सांजी समझकर उसके पीछे भागा था? इसका मतलब तो यह है कि हमें जल्द से जल्द लूफी के पास जाना होगा, हमें उसे सब कुछ बताना होगा। तभी तमागो के पास 2 सोल्जर्स आ जाते हैं, जो कि आकर इससे बताने लगते हैं कि हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। और यहाँ पर ब्रूक और पेड्रो को यही लग रहा होता है कि किसी को भी इस आइलैंड पर पता ही नहीं है कि ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं। पर इनके होश तब उड़ जाते हैं जब ये दोनों सोल्जर्स बताने लगते हैं कि हमने स्ट्रॉ हैट लूफी की शिप को सबसे पहले ककाओ आइलैंड पर देखा था। और ये सुनकर पेड्रो और ब्रूक शॉक्ड रह जाते हैं और कहते हैं कि इन्हें हमारे बारे में पता चल गया। सर, ककाओ आइलैंड से पैकॉम्स उनकी शिप को एस्कॉर्ट कर रहा था, लेकिन बीच में ही पैकॉम्स कहीं पर गायब हो गया। और अब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के ये चारों मेंबर्स सीड्यूसिंग वुड वाले उस फॉरेस्ट में पूरी तरह से फंस चुके हैं, और अब बस किसी भी वक्त हम इन्हें पकड़ने वाले हैं। ये सुनकर ब्रूक और पेड्रो के होश उड़ जाते हैं। ये क्या, ये तो ऑलरेडी फंस चुके हैं। और ये दोनों सोल्जर्स ब्रूक और पेड्रो की फोटो दिखाकर कहने लगते हैं कि अभी इन दोनों के बारे में फिलहाल के लिए हमें कुछ नहीं मालूम है कि ये लोग कहाँ पर होंगे। जिस पर ब्रूक और पेड्रो पैनिक करने लगते हैं। अरे यार, इन्हें तो हमारा भी पता चल चुका है। पर सवाल ये है कि इन्हें हमारे बारे में ये सब कुछ कैसे पता चला? आखिर इनको इतनी सारी जानकारी मिल कहाँ से रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने किसी जासूस को हमारे पीछे लगा दिया है? और तभी तमाको जैसे ही पेड्रो की पिक्चर को देखता है। अरे ये तो पेड्रो है।
है, इसे तो मैं जानता हूँ। और यहाँ पर किस लिए आया होगा मैं उससे भी अच्छे से जानता हूँ। फिलहाल के लिए तुम लोग जाकर पैकॉम्स को ढूंढो। पैकॉम्स, मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो और मैं मामा से तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें इस बार कोई बड़ी सजा ना दे। और ब्रूक और पेड्रो समझ जाते हैं कि कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी खिचड़ी पक रही है जिसके बारे में इन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है और अब इन्हें जल्द से जल्द लूफी और बाकी सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। और इसके बाद होल किक आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट पर हम कपुने बीचे को देखते हैं। ये बंदा यहाँ पर मौजूद होता है और हम इसकी वाइफ शार्लेट शेफॉन और इसके छोटे से बेबी को देखते हैं और इस बेबी की अभी से मूंछें निकल आई हैं। पेकबू। भाई क्या ये इस बच्चे की मूंछें हैं? अजीब है भाई। और यहाँ पर हम पैकॉम्स को भी देखते हैं। इन लोगों ने इसे बेड़ियों के साथ जकड़ कर रखा हुआ था जिसके बाद पैकॉम्स कहता है कि तुम जो करने वाले हो वो सही नहीं है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे और मेरे बेटे में फर्क क्या है? वो ये है कि इसकी जिंदगी की अभी शुरुआत हुई है और तुम्हारी जिंदगी आज यहाँ पर खत्म होने वाली है। और वैसे भी आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने उस रास्ते को ठुकरा दिया। जिस पर पैकॉम्स कहता है कि जो तुम करने जा रहे हो उसमें मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। तुमने तो जो आइलैंड पर मेरा पूरा प्लान ही खराब कर दिया होता अगर सही समय पर मैं तुम्हें नहीं रोकता। और बीजे अपनी गन को बाहर निकालता है और पैकॉम्स पर तान देता है। तो बताओ तुम्हारा आखिरी अल्फाज क्या है? जिस पर पैकॉम्स कहता है कि तुम कभी भी मामा से नहीं जीत सकते हो। और ये सुनकर बेजे को गुस्सा आ जाता है और अपनी गन को इस पर चला देता है। पैकॉम्स को वो गोली लग जाती है और नीचे गिर जाता है। पानी में बहुत सारी शार्क्स भी होती हैं और यहाँ पर लूफी सांजी के पीछे दौड़ रहा होता है और ऑब्वियसली ये सांजी तो है ही नहीं है। और सांजी को ऐसी बंदरों जैसी हरकतें करता हुआ देखकर अरे भाई सांजी क्या हो गया तुझे? तभी पुडिंग भी इसके सामने आ जाती है। भाई पुडिंग अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन पुडिंग भी इस पर गुर्राना शुरू कर देती है और तभी सांजी पीछे से बंदरों की तरह एक टहनी पर आ जाता है और लूफी की नजर सांजी पर जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। और सांजी को इतनी अजीब हरकतें करता हुआ देखकर लूफी हैरान हो जाता है। लूफी अपना सर पकड़ लेता है। भाई यहाँ पर चल क्या रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। और लूफी अपने फिंगर नेट का यूज करके सांजी को पकड़ लेता है और इसे बांधकर जमीन पर लिटा देता है और इससे पूछने लगता है कि आखिर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो सांजी? भाई हम कब से तुमसे मिलने का इंतजार कर रहे थे और ये अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे तू? चलो हमें वापस निकलना है। कि तभी इसके सामने एक और सांजी आ जाता है जो कि इसके सामने आते ही नाक में उंगली डालने लगता है और दो सांजी को देखकर लूफी के होश उड़ जाते हैं और इसे समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। भाई अब दो सांजी क्या कर रहे हैं यहाँ पे यार? मैं पागल हो जाऊंगा।